बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो रही है, मईशत का पहिया चल पड़ा है, मईशत की सिम दुरुस्त है। इन तमाम दावों की हकीकत क्या है, आज के प्रोग्राम में इसका जायजा लेंगे, क्योंकि जब हम सड़क पर जाते हैं, गली में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो गरीब की एक ही दुहाई है कि हाय महंगाई, हाय महंगाई। इस महंगाई के इस दौर में लोग मईशत के हवाले से इमरान खान साहब के बयान को बहुत अहमियत दे रहे हैं कि मईशत अगर बेहतर हो रही है तो शायद कुछ अरसे में महंगाई भी दुरुस्त हो जाए, महंगाई का जो हजम है वो भी कुछ कम हो जाए। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं माहिर मईशत इशफाक तोला साहब। उन्हीं से पूछते हैं कि मईशत की हकीकी तस्वीर क्या है और उम्मीद की किरण क्या है। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब, क्या सूरत हाल है मईशत की? गरीब तो परेशान है, लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, माशी आशारिये भी ताज़ा ताज़ा जारी हुए हैं जिसके अंदर आया है कि महंगाई कुछ कम हो रही है, मईशत बेहतर हो रही है। सूरत हाल है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फवाद। वो अलग अलग शेरों के अलग अलग दूसरे में बता देता हूँ। वो कहते हैं ना, पैवस्त सारे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो उम्मीदें बाहर रखनी चाहिए, अच्छी बात है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आशारिये बेहतर हैं। बिल्कुल ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब की बात, मगर ये फतह डिक्लेयर करना मेरा ख्याल है काफी मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त है। और अभी तो मेरा ख्याल है शुरुआत है। हाँ, मगर ये कहूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हमेशा मैं कहता हूँ और कहता रहूंगा कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जबकि है साकी। हमने पहले आपके प्रोग्राम में, अगर आप आर्काइव में भी देखेंगे और अगर आप दिखाना चाहें तो क्लिप्स को दिखा सकते हैं, मैंने हमेशा ये कहा था कि पाकिस्तान की मुतवाज़ी मईशत की वजह से IMF की जो शराइत है उनको कबूल नहीं कर सकते। दूसरा मैंने ये कहा था, और मैं कहता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ, कि आपका शरह सूद 5 से 6% या 4% हो तो बहुत बेहतर है। और आपकी जो डॉलर पैरिटी है, USD रुपी की जो पैरिटी है, वो 140 150 के दरमियान होनी चाहिए। अब आप थोड़ा सा जायजा ले लें, हम पिछले साल की तरफ जाते हैं। पिछले साल में अगर आपने देखा होगा तो हमने देखा कि 167 से डॉलर 155 रुपए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी वजह थी हॉट मनी, जो कि मेरा ख्याल है मैं नापसंदीदा है मेरे लिए ये लफ्ज भी, और ये मेरा ख्याल है पैसा भी, कि जिसकी वजह से हमारी मईशत टूट फूट का शिकार हो गई। हमारी मईशत को डायरेक्टली गवर्नमेंट को 1500 से 1600 अरब रुपए हमें देने पड़े, बिकॉज ऑफ के उसके हाई इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए। और नतीजा ये निकला कि हमें 3.4 अरब डॉलर मिले, जो कि 6 महीने के अंदर वापस चले। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक मईशत पे कारी ज़र्ब लगाई गई थी। इसका मेरा ख्याल है इसको थोरोली इसकी केस स्टडी हमें करनी चाहिए और जिम्मेदारान का तयन करना चाहिए। तोला साहब, क्योंकि हम तो क्यों देखते हैं कि हुआ ये गवर्नमेंट तो हमेशा से एहतसाब की बात करती है, तो जो हुकूमत इतना एहतसाब की बात करती है, आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा जुर्म था कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी करके उसकी कोई सजा भी मुकर्रर की जानी चाहिए? देखिए, मैं इस वक्त तक यहाँ सिर्फ ये कहूंगा, एक केस स्टडी के तौर पे हम ले लें। अब फिर गवर्नमेंट के ऊपर है कि तयन करे कि क्या, या मेरा ख्याल है इनके जो इस वक्त बैठे हैं दो, तो देख लेंगे, तो चल पाइए भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले सकती है इस पे। तो बहुत सारे एवेन्यूज हो सकते हैं। मगर मैं आपको जो कंपैरिजन बता रहा था फवाद, वो ये है, केस मर्तबा फिर अगर आपने देखा होगा, तोला साहब, उसका पहले नुकसान बता डॉलर दें, 100। कंपैरिजन की तरफ दोबारा आते हैं। लेकिन हॉट मनी के अखराज का नुकसान हमें क्या हुआ, और लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान हुआ, और उस वक्त क्या नुकसान हुआ, और क्या सोचकर ये लाया गया था? देखिए हॉट मनी का देखिए हॉट मनी का नुकसान ये हुआ आपको कि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ गए और आपके जो एक्सचेकर पे बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। सिर्फ मेरे अंदाजे में, अभी हम उसकी वर्किंग निकाल रहे हैं, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, टी बिल और PIBs में अराउंड 600 से 700 अरब रुपए को आपको एडिशनल आपको पेमेंट करनी पड़ी है इंटरेस्ट रेट बढ़ने में, जिसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो हॉट मनी। आप वो हॉट मनी आप IMF के अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए लाए या कैसे लाए, मुझे ये समझ नहीं पड़ी थी। मगर अब मैं आपको इस तरफ ये लेके जाना चाह रहा हूँ, हमारी मईशत को तो मैंने आपको पहले ही कहा, ये कारी ज़र्ब
हम्म। थी। मगर अब मैं आपको जिस तरफ ले आना चाह रहा हूँ वो ये है, फिर आपने 168 से अभी 158 तक आप लेके आए हैं अपने डॉलर। हम्म। 158 लाने में ना आपके रिजर्व में कोई बहुत खातर बेहतरी हुई है, ना आपने कोई हॉट मनी जैसी चीज ली है, और आपके इंटरेस्ट रेट भी 7% पे है। हम्म। तो क्या वजह थी कि दो मुतजाद चीजें हुई। बिल्कुल एक ठीक। स्टेज पे आपको उठाना पड़ा, महंगाई बढ़ानी पड़ी, कंट्री की ग्रोथ को रोकना पड़ा, और दूसरी तरफ आपका इंटरेस्ट रेट बड़े आसानी से कंट्रोल हुआ, रोज 10 20 30 पैसे आपके कम हो रहे हैं, और 158 रुपए 30 पैसे या 33 पैसे कल आपकी जो थी इंटरबैंक थी। अच्छा, और आज एक भी मेरा एक मिनट ख्याल है, थोड़ा सा मुझे एक बात ये बताइएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसाक डार साहब का जो मॉडल था, हम उस तरफ जा रहे हैं जिसको हम हमेशा मतून ठहराते रहे कि यार ये बड़ा गलत किस्म का मॉडल था, और उसी मॉडल के ऊपर जाकर अब हम जो है वो डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं? तो पहले कर लेते, अगर ये ऐसा था तो थोड़ा सा आप बताएं ना कि कहानी क्या है अंदर की। देखिए इसहाक डार साहब का मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट था, इनका मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। मगर मैं ये कहूंगा थियरी वही है, और वो जो जिसको ये डारोनॉमिक्स कहते थे ना, वो डारोनॉमिक्स की तरफ ही वो गामजन हो गए। इंटरेस्ट रेट कम करना डारोनॉमिक्स, इंटरेस्ट रेट के साथ अपना ग्रोथ लेना डारोनॉमिक्स, और तीसरा रुपए को कंट्रोल में रखना डारोनॉमिक्स। ये तीनों बहुत अच्छे और इन्हीं के मुस्बत पहलू थे डारोनॉमिक्स के। दो पे ये अडॉप्ट कर चुके हैं, और मैं देखता हूँ कि तीसरा कब अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज इसके बगैर आपका चारा नहीं। अच्छा तोला साहब, डारोनॉमिक्स जिसको आप कह रहे हैं, ये बड़ा आपने मजेदार नाम दिया है। उससे तो लोगों को रिलीफ मिलता था, कुछ ना कुछ जो है वो सुकून मिलता था, ऑक्सीजन मिलती थी। लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं कि डारोनॉमिक्स के बाद भी आटा चीनी दाल, देखें लोगों का मसला ना, ये सारी बातें जो तोला साहब मैं और आप एसी वाले कमरे में बैठ के खूबसूरत लाइटों के सामने कर रहे हैं ना, लोगों का मसला ये नहीं है। लोगों का मसला वही है कि उनको जो है वो रोटी कपड़ा और मकान कब मिलेगा, जो बेनजीर भुट्टो ने नारा लगाया था। देखिए वो तो मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको सिर्फ एक चीज कहता हूँ, जब एक मुल्क में किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है उसको कम करना बहुत मुश्किल है। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 56 रुपए या 55 रुपए की चीज होनी चाहिए, और 60 रुपए की बेचे या वट एवर इट इज। मैं समझता हूँ इंक्वायरी के बाद अगर गवर्नमेंट ये समझती थी कि वो इंक्वायरी जरूरी थी और उन्होंने की है, तो मेरे ख्याल से चीनी की कीमत में कमी होनी चाहिए। तो जो चीनी 80 रुपए की बिक रही थी, अब 105 110 115 की बिक रही, ठीक। तो उसके मनफी नताइज निकले, मुस्बत नताइज नहीं निकले। ठीक है। इसी तरीके से आटे का बहरान अगर आप देख ले, अब 1650 और 2000 रुपए में जंग चल रही। और ये आप देख लीजिएगा, वीट प्रोक्योरमेंट में आपको बड़ा एक मसला होगा। ठीक। जब आपको मसला होगा तो अब देखेंगे कि फिर अगले साल आपकी वीट प्राइस किस तरीके से निकलती है। आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ, यूक्रेन की गवर्नमेंट को हमने जब अप्रोच किया कि जी आप हमें वीट सप्लाई करें, उन्होंने कहा हम आपको कर देंगे, अभी हमारे पास एक्सेस है, मगर अगर हम आपको सप्लाई कर देंगे तो अगले साल हमारी शॉर्टेज आ सकती है, तो हम आपको सप्लाई नहीं करें। ठीक। तो एक एग्रीकेरियन कंट्री, ज़राई मुल्क की हैसियत से अगर हमारी फूड सिक्योरिटी के मसले आ रहे हैं, तो हमें ये वाकई देखना पड़ेगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं पहले आपके शो में कहता था कि आप शरह सूद को कम करें, अपने शरह नमू को बढ़ाएं, और डॉलर पैरिटी 140 145 के दरमियान रखें, तो मेरा ख्याल है कुछ दोस्त हमारे नाराज हो जाते थे और उनके खुमियादे भी हम भुगत रहे होते थे कभी कभी, और अभी भी भुगत रहे हैं। तो वो बात अब सच साबित हुई, और मैं हमेशा ये कहता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मिसगाइड किया। बिल्कुल ठीक। और ये बात अब अया हो गई है, बागो दौर ये सब चीज तस्लीम की जा चुकी है कि जो मैं बात कर रहा था वो सही थी, और जो उस वक्त के इकोनॉमिक प्लानर, जो बड़े बड़े मईशतदान हैं, उनकी मंतकें, उनकी सोच, उनका तरीक़ेकार बिल्कुल गलत। तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें, और आपके नाज़रीन भी ज़हन नशीन कर लें कि मैंने आज तक उसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। मैं सिर्फ खिदमत खल्क, और मैं कह सकता हूँ अल्लाह की तरफ से जो चीज़ मुझे दी गई है, मेरी सलाहियत है, मैं उसको बरूए कार ला के मैं बता रहा था और ये एडवाइस दे रहा था। मुझे अपना कोई इसमें, ना मुझे कोई मकाम चाहिए, ना मुझे कोई ओहदा चाहिए, ना मुझे कोई इस किस्म की चीजें चाहिए। बस मैं तो सिर्फ एक खिदमत खल्क के तौर पे मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी चीजों में मिसगाइड किया जा रहा है,
और अगर उसको टाइमली हैंडल ना किया गया तो मैं ये समझता हूँ मईशत जो थोड़े बहुत मामला ठीक हुए, जैसे मैं आपको ये भी बता दूं, कर्जे आपने इस मरतबा कम लिए हैं, 550 अरब के आपने कर्जे लिए हैं इस मरतबा, जो कि एक खुशाइन बात है। और वैसे भी हमारे 1.5 से 2,000 अरब के कर्जे आते हैं। टैक्स रेवेन्यू पहला क्वार्टर अच्छा गया। एफपीआर की टीम, हेड्स ऑफ टू देम, जावेद गनी साहब, डॉक्टर अशफाक साहब और तारिक खुदा साहब, ये तीन आपके जो इंजन के लोग हैं उनको मैं बड़ा दादो तहसीन देता हूँ, काम किए। इसके अलावा आपके जो दूसरे अशारिये नजर आ रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा, मुत्तफिक इसलिए नहीं हूँ कि आप रोकेंगे अगर और करंट अकाउंट डेफिसिट कम करेंगे या रेमिटेंसेस को आप रोकेंगे, आउटवर्ड रेमिटेंसेस को, तो मैं मईशत की लैंग्वेज में इसको कहता हूँ ये डेड वेट लॉस है और इसका एंड में आपको नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ अच्छे जा रहे हैं। पीएम साहब को ये चाहिए कि ये आशारिये कहीं आर्जी तो नहीं है, इसको मुस्तकिल करने के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। अच्छा तोला साहब, अगर ये आर्जी है तो किस वजह से आर्जी हो सकते हैं? आर्जी इसलिए हो सकते हैं कि अगर आपने अपने रिजर्व्स को नहीं बढ़ाया, अभी आपके रिजर्व जो हैं वो लो एप पे चले गए हैं और अभी आपके जो स्वाप हैं 4.9 अरब के स्वाप आपने किए हुए। जैसे आपको पता है कि रिजर्व होते हैं, रिजर्व के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है आपका जो कि बैंकों के पास गवर्नमेंट का हमारी डिपॉजिट होती है जनरल पब्लिक की, और एक होता है जो गवर्नमेंट के अपने रिजर्व है। ठीक है। तो जब बैंकों के पास अपनी डिपॉजिट होती है तो उसमें नॉर्मली हम ये करते हैं कि स्टेट बैंक वो कर्ज ले लेती है, जो हमारी डिपॉजिट से आपकी डिपॉजिट होंगी वो कर्ज लेके स्टेट बैंक गवर्नमेंट के रिजर्व में लेके आता है। ठीक है। तो वो दोनों तरफ नजर आ रहा होता है, स्टेट बैंक के रिजर्व में भी आता है और डिपॉजिट के रिजर्व में। ठीक है। और इसके अगेंस्ट स्टेट बैंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। वो 4,900 अरब का अभी 4.9 अरब डॉलर का इस वक्त स्वाप मौजूद है। तो अगर मैं वो 5 अरब निकालूं 12.5 से तो 7.5 होगी, और उसमें 4 अरब की जो शोकेस डिपॉजिट है सऊदी अरेबिया की और यूएई की, जिसमें सऊदी अरेबिया ने वापस ले लिया, और मेरा ख्याल है वो चाइनीज स्वाप हम करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अलार्मिंग है और इस अलार्मिंग होने के बाद आपके लिए प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ आपको सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो आपका अगर आप पहले हेज कर लेते ऑयल को मार्च में, जैसे हेज की थी, तो शायद आज आपकी अफराद दर कम से कम 1 से 2% से और कम हो सकता है। ठीक है। और टाइम डिसीजन नहीं लिया, हम गए कि जी ऑप्शन लेंगे और बड़े बड़े बैंकों के पास जिसकी जरूरत नहीं थी, और अगर आपके पास डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी थी तो सऊदीया से आपके मेरा ख्याल है वो फैसिलिटी के ऊपर आप बात किए जा सकती थी, मगर हमने नहीं की है। कुछ चीजें और हैं कि अगर अब आपकी कम्युनिटी की प्राइस बढ़ रही है, हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये सब कुछ बढ़ता रहेगा तो ये सारी खूबसूरत रिपोर्टों का मुझे तो फायदा नहीं है, मुझे से मुराद एक आम आदमी को तो फायदा नहीं है। मगर इसमें देखें आपकी मईशत की एक्टिविटी भी बढ़ेगी ना। अगर ये कम्युनिटी की प्राइस बढ़ती है तो आपकी एक्सपोर्ट में या आपकी एम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा होगा, तो लोगों की परचेजिंग पावर भी आएगी। ठीक। तो इसके इफेक्ट और काउंटर इफेक्ट, बट हमारे लिए जो इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है इसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस स्पेशली आपकी पाम ऑयल और पेट्रोल या आपकी ऑयल कह सकते हैं, ऑयल के अंदर, और जिस तरीके से ये मिसमैनेजमेंट हुई है आपकी शुगर की और वीट की, अगर ये सब चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ी तो हमारे एक्सचेकर पे बहुत बड़ा इसका एक इफेक्ट आएगा फॉरेन एक्सचेंज का। मगर बाय एंड लार्ज अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और आप मिटिगेट करते हैं, एक्सचेंज कंट्रोल आप जरूर करें, मगर एक्सचेंज कंट्रोल में ऐसा ना हो कि वो कंट्रोल की वजह से आपकी इकोनॉमी सफोकेट हो जाए और आपकी रिलायबिलिटी का इशू क्रिएट हो जाए और लोग कहेंगे यार यहाँ को इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पैसे रखना या फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना या बाई करना हाईली अनरिलायबल है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी किसी वक्त भी कोई हम पे कोई कदगने लगा सकती है और उस कदगन की सूरत में मेरे लिए प्रॉब्लम हो। अच्छा तोला साहब, ये बताइएगा कि कोरोना की अगर दूसरी लहर आती है, जिस तरीके से केसेस एकदम बढ़ना भी शुरू हुए हैं, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में एक ग्लोबल सिनेरियो जो है वो 4-5 महीने पहले जैसे लॉकडाउन का था वैसे ही अब लग रहा है कि जा रहा है। पाकिस्तान में भी अब थोड़ी सी पाबंदियां मजीद लगना शुरू हुई हैं। तो अगर ये सूरत हाल बढ़ती है खुदा न खास्ता, तो इसमें निकलने का रास्ता क्या होगा, अपॉर्चुनिटी क्या होगी, चैलेंज क्या होगा इसका?
तो देखिए चैलेंज तो कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। अब मेरा ख्याल है हमें ज्यादा देखना पड़ेगा हमारे पड़ोस में। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा चाइना को कि चाइना की क्या पोजीशन है। हम्म। चाइना की जो हमारी जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट चाइना के ऊपर बेस कर रही है उसका दारोमदार अमेरिकन इकोनॉमी। ठीक। अमेरिका में ये पेंडेमिक फैल रहा है, यूके में ये पेंडेमिक फैल रहा है, तो जो हमारी बायर्स मार्केट है वहां अगर इम्पैक्ट आएगा तो उसका स्पाइरल इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी बिल्कुल जरूर ठीक। आएगा। तो वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है तो ऑब्वियसली हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किस तरीके से इसको मैनेज करें। और खुदा ना खास्ता अगर हमारे यहाँ बढ़ गया और जो पहले हमें लॉकडाउन जितना करना पड़ा था, हालांकि हमारी एनसीओसी ने कहा है कि हम वो लॉकडाउन नहीं होने देंगे जो पहले था, मगर अगर बिट्स एंड पीसेस में भी होता है तो मेरा ख्याल है इसका इम्पैक्ट आएगा। मगर इसके इम्पैक्ट से पहले जीडीपी को देखने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पिछले साल की जीडीपी की रिवीजन क्या है, क्योंकि वो तो प्रोविजन थी ना आपकी 0.38 माइनस, एक्चुअल क्या इम्पैक्ट आए थे इस साल आपके रिवीजन में पता चलेगा। उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि अगले साल की जीडीपी क्या है। मगर अभी आशारिये जो आ रहे हैं आपके जो एलएसएम के बड़े अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है, मेरी दुआ भी है, मगर ये मोमेंटम को रखने के लिए मेरा ख्याल है अभी तो बहुत सारी मंजिलें तय। अच्छा, ये मोमेंटम आर्जी तो नहीं है तोला साहब? आपको लगता तो नहीं है कि कुछ कोविड के बाद दुनिया खुली थी तो एकदम पैसे का फ्लो था, वो सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान की कुछ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी, जाहिर है ऑर्डर्स कैंसिल होकर हमारे पास आए, तो ये उसका सारा नतीजा हो, लेकिन देर पा ना हो फिर हम 6 महीने बाद बैठे ये बात कर रहे हो कि यार मईशत जो है वो मसनूई तौर पर, जिस तरह से दार साहब पे इल्जाम लगता है कि उन्होंने मसनूई तौर पर सारी चीजों को संभाला हुआ था, तो कहीं फिर हम मसनूई मईशत की तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई मसनूई मईशत होती है। अगर मसनूई मईशत थी और वो इतनी बुरी थी, सपोज करें मैं कहता हूँ आज वो बहुत बुरी थी, तो मैं उसको डिफरेंट फॉर्म में क्यों उसको अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ। तो सवाल ये नहीं है मसनूई थी या गैर मसनूई थी या कुदरती है। मसला ये है आपको अपने ग्राउंड रियलिटीज या मरोमजा हालात को देखते हुए अपनी मईशत को ट्यून करना पड़ता है। ठीक। ये जो थ्योरी है यदि के इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ और ग्रोथ को सप्रेस करो और एक डिपॉजिट को बढ़ाओ और स्पेंडिंग को कम करो, तो मेरा ख्याल है ये थ्योरी पाकिस्तान में जहाँ इतनी बड़ी मुतवाज़ी फेडरल इकोनॉमी है, ये कभी भी इस पे आप राइज नहीं कर सकेंगे और आपने इसका असर देख लिया है। बिल्कुल ठीक है। मिसगाइड ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान में 72 साल में नहीं हुई थी जितनी मेरा ख्याल है अब हुई है, और इसका खमियाजा जो है ना पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। और ये जो मेरा ख्याल है जो हॉट मनी मेरा ये लोग कहते हैं फेवरेट सब्जेक्ट हो गया स्वास्थ्य साहब आपका, मगर मैं आपको कहता हूँ ये वाकई अलार्मिंग था, अलार्मिंग है। और मेरा ख्याल है इससे हमें इस मॉडल को, इस केस स्टडी को रिव्यू करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। अच्छा तोला साहब एक कंक्लूजन कीजिएगा प्रोग्राम में, बिल्कुल ये पार्ट का वक्त खत्म हो रहा है, कंक्लूजन ये कीजिएगा कि आम आदमी जो है, गरीब आदमी, उसको कब रिलीफ मिल सकेगा? कोई रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ ये चीनी आटा दालें ये भी कुछ सस्ती होती लग रही है आपको? देखिए एक बात याद रखिएगा फवाद, आम आदमी जो होता है ना इसकी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस हुकूमत में बहुत ज्यादा बढ़ गई, उससे पहले भी थोड़ी प्राइस में इजाफा आता है। इन्फ्लेशन नाम है कि हर साल कुछ ना कुछ इजाफा होता रहता है। अब ये दुआ करें कि आज जिस लेवल पे अगर सिर्फ 5-10 रुपए चीनी कम मिल जाए, आटा थोड़ा कम मिल जाए आपको, और वो मेंटेन रहे, ठीक, आगे जो अपराध है वो अगर रुका रहे, जिसकी के मैं ये समझता हूँ हम उम्मीद दे सकते हैं, अगर मजीद आप 2% इंटरेस्ट रेट कम करें, नेगेटिव इंटरेस्ट पे आप इन्फ्लेशन पे आप ट्रेड करें, और आप एक्सपोर्टर्स को, नॉट ओनली एक्सपोर्टर, इनकी जो ट्रिकल डाउन नीचे जो है डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री, उसको भी आप लोकल रुपी में इंसेंटिवाइज करें और रुपी को आप 140-145 तक लेके आए। मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ उसके नताइज आपके बहुत अच्छे आएंगे। दूसरा, टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स के रेट्स आप कम करें, लोगों का एतमाद बहाल करें। मैं ये समझता हूँ वो एतमाद करना, आपको पॉलिटिकली लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? सब कुछ गवर्नमेंट विलिंग है सब कुछ करने के लिए? मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब
देखिए पॉलिटिकली किसने फेस करना है, पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को करना होता है, जिसने इलेक्शन लड़ने जाना है, जिसने जाके अवाम से वोट मांगने हैं, जिसने अवाम की सुननी है, जिसने बिल्कुल अवाम के सामने बिल्कुल जो हर तरीके से ना एक्सपोज होता है, तो वो कौन है? वो सियासी लीडर होता है। चले तोला साहब, सियासी लीडर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं फिर आपसे दोबारा कभी बात करूंगा। आज के प्रोग्राम से आपके लिए इतना ही। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन यहाँ पर, उसके बाद तामीरात की जो सनत है उसको जो एक दर्जा दिया गया इंडस्ट्री का, उसके बाद क्या सूरत हाल है, खासतौर पर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के हवाले से क्या चीजें, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तामीरात को एक सनत का दर्जा दे दिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि तामीरात शुरू हुई। मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि सीमेंट और सरिये की जो फरोख्त है उसमें भी इजाफा हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पर क्या हकीकत है उस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इनिशिएटिव, वो ग्राउंड पर कितना नज़र आ रहा है, कब लोगों को सस्ते घर मिल सकेंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर तामीरात नोमान ताबानी साहब मौजूद होंगे, जो आबाद की CEC के भी मेंबर हैं। ताबानी साहब, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो से तशरीफ लाए। ताबानी साहब, ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है? हम देख रहे हैं कि सीमेंट और सरिये की जो फरोख्त है, आदाद शुमारी बताते हैं कि उसमें इजाफा हुआ है। वो इजाफा आप लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर? क्या अब पाकिस्तान में तामीराती सनत हम देखते हैं कि चल गई है? अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसमें है ये कि इमरान खान की जो टीम है और इमरान खान साहब ख़ुद ने बहुत ज़्यादा इस पे जो है ना वो स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके इस पे जो है ना वो बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग की है, जिसके बाद हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। और वी फील दैट आगे जाके विद इन द नेक्स्ट 6 महीने में आपको ऑन ग्राउंड कम अज़ कम 10 से 15 हज़ार घर की तामीरात शुरू होती हुई आपको नज़र आएगी, लो कॉस्ट। और अगर ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहा और इसी तरह जिस पेस पे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि हम इमरान खान का जो विज़न है 50 लाख घर का, उसके ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस कर पाएंगे। और मेरे ख्याल में जितना इस हुकूमत में प्रोग्रेस होगी इतनी इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सीमेंट और सरिये की फरोख्त में जो इजाफा हो रहा है, तो जमीन पर एक आम बिल्डर अब तामीरात कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे थे कि जी हुकूमत आने के बाद तामीरात रुक गई थी और उस तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही थी, लोगों ने प्लॉट लिए हुए थे, उसके ऊपर बिल्डिंग्स नहीं बन रही थी। खासतौर पर मैं कराची की बात करूंगा कि जहां हम देखते थे कि महीने बाद एक बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर बिल्कुल काम रुका हुआ था। तो अब काम ग्राउंड के ऊपर शुरू हो गया, बाकी शहरों में शुरू हो गया। कराची के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि SBCA के अंदर जो इदारा है उसने अभी तक हमको वो ग्रीन लाइट नहीं दी है जो हमको मिलनी चाहिए थी आफ्टर द पैकेज। हम उनके साथ इंगेज्ड हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा तामीरात नज़र आएंगी बिल्कुल होती हुए। अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उस पर काम बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है और मार्केट के अंदर एक हलचल है, जिसकी वजह से जो है ना वो बिल्डर भी बहुत ज़्यादा इंकरेज हुआ है कि वो अपनी तामीरात जल्द से जल्द ख़त्म करें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, ताकि नए प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ताबानी साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि ये जो मंसूबे आप मुकम्मल करते जा रहे हैं, इसके बाद नए आने वाले मंसूबों के हवाले से भी लोग पुरुमीद हैं कि क्योंकि सनत का दर्जा एक मिलने के बाद एक होप थी कि बैंकों से कर्ज मिल जाएगा आसानी से, लोगों को कर्ज नहीं मिलता था, तो एक आम आदमी के लिए क्या रिलीफ होगा इस तामीरात में? एक आम आदमी के लिए ये रिलीफ होगा कि अगर कोई आदमी सेविंग करना चाहता है और घर ख़रीदना चाहता है, तो घर की प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि उसकी सेविंग्स कभी इनफ नहीं होती थी। तो अब बैंक जो है बहुत ही कम शरह सूद पे जो है वो इस्लामिक तरीके से जो ना वो कर्ज देंगे। उनको अपने पोर्टफोलियो का 5% कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या हाउसिंग में उन्होंने जो ना इन्वेस्ट करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 60 लाख तक के घर के लिए बहुत ही आसान इकसात पे लोन्स अवेलेबल कर दिए हैं। पहले ये होता था कि सिर्फ़ और सिर्फ अमीर जो तबका था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट तबका था, उसको कर्ज मिलता था और उसको कर्ज पे छूट भी मिलती थी, जिस तरह एक्सपोर्ट रीफाइनेंस या लॉन्ग टर्म लोन। पहली बार ज़िंदगी में हमने देखा है कि आम आदमी के लिए वही रीफाइनेंस स्कीम अवेलेबल की गई है, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और दूसरी लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में जितनी देखिए आप जब एक आदमी को घर देते हैं तो उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है और उसकी वेल्थ क्रिएशन होती है।
हम ज़मीन लेते हैं, उस पर घर बनाते हैं, और जो हम ज़मीन और घर बनाते हैं उसकी जो वैल्यू होती है जब हम घर डिलीवर करते हैं तो वो ज़्यादा होती है बनस्बत जिसने ख़रीदा होता है। बिल्कुल सही है। तो वो होती है वेल्थ क्रिएशन। ये जीडीपी के अंदर जब घर बनता है, जब प्लॉट आप बेचते हैं तो उसकी जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप घर बनाते हैं तो उसकी हर साल कंट्रीब्यूशन होती है। बिल्कुल सही। तो वेल्थ क्रिएशन, अगर हमने आम आदमी की वेल्थ क्रिएशन शुरू कर दी पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा लॉन्ग टर्म जो है ना वो हमारे अगर खुदा ना खास्ता कोई शौक हमको आता भी है पाकिस्तान को, अल्लाह ना करे, तो ये जो वेल्थ क्रिएशन है ये आपको जो है ना आपके जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका इसको एक कुशन प्रोवाइड कर देगी कि उसके बाद वेल्थ होगी टू फॉल बैक ऑन। अच्छा, ये लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम आप भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है, इसका बुनियादी तौर पर क्या अब एक पेपर बनकर आया है कि जिसको आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है? पहले तो हम सुन रहे थे ना कि जी एक प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया और सियासी जो है वो मजाक भी उड़ाया जा रहा था इमरान खान साहब का कि लोगों को घर कैसे देंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें ग्राउंड के ऊपर आ गई हैं, बैंक तैयार हो गए हैं कर्ज देने के ऊपर। हम ये देख रहे हैं कि बिल्डर्स जो हैं उनको भी पता लग गया है कि किस साइट के ऊपर किसने कंस्ट्रक्शन करनी है, कहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है, या कौन कौन कंस्ट्रक्शन करेगा। तो ये हम समझ सकते हैं कि एक आगे की तरफ स्टेप है। क्या स्टेप्स अब तक उठाए गए? देखिए, जुलाई की 7 तारीख को एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है ना वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ने अनाउंस कर दी है। उस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट्स अप्रूवल के स्टेजेस पे हैं। उसके बाद फिर जो मेजर इशू था वो था फाइनेंसिंग, कि अगर घर 20 लाख का घर है या 30 लाख का घर है या 60 लाख का घर है तो लोग अफोर्ड कैसे करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने फाइनेंसिंग अवेलेबल कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ जो भी पजल के पीसेस थे वो सारे इन आ गए हैं, इन ऑर्डर, एक शेप में आना शुरू एक शेप में आ गए। और अब जो है ना वो इस इंडस्ट्री को और इस मुल्क को टेक ऑफ करने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। आप पर उम्मीद है अनलेस के कोई बहुत ही आसमानी सुल्तानी हो जाए। लेकिन अगर इसी जिस तरीके से ये पॉलिसी आई है और जिस तरीके से हमने देखा है दुनिया भर के अंदर इस तरह की पॉलिसीज़ ने कंट्रीज़ की जो है ना वो मुस्तकबिल अपना फ्यूचर बदल दिया है। इसी तरह मेरे अपने नाकिस ओपिनियन में ये जो पॉलिसी है, अगर इस पॉलिसी पे होल हार्टेडली अमल हो जाए और हम एक, कब तक एग्जीक्यूट होगा इसका, क्या आपको लगता है मामला? मेरे पर्सनल ओपिनियन में 3 से 4 महीने में आपको ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस नज़र आना शुरू हो जाएगी और एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हमें इस पे फुल फ्लैश जो है ना वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो हमारी सरिये और सीमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं अभी राइट नाउ पाकिस्तान में, वो हमको कम पड़ेंगी। अच्छा, एक चीज ताबानी साहब और बताइएगा कि एक इदारा है लाहौर में LDA, एक इदारा है सिंध में या खास तौर पे कराची में तामीरात ज़्यादा हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। दोनों के जब आप फंक्शंस देखते हैं तो मैंने बहुत बिल्डर से शिकायत सुनी है, जब ज़ाती तौर पर लोगों से मुलाकात होती है तो बहुत शिकायत आती है कि LDA बहुत वन विंडो ऑपरेशन कर रहा है, SPCA जो है उसके पास फाइल आज भी जाती है तो वो निकल कर नहीं आती। दोनों फंक्शंस को आप अगर थोड़ी देर के लिए कंपेयर करें तो कैसा लगेगा? LDA के जो बायलॉज है ना वो SBCA के बायलॉज पे ही देख के बनाए गए, उनके ऊपर इम्प्रोवाइज किया गया है और आबाद से उसका बहुत ज़्यादा फीडबैक लिया गया है, जिसकी वजह से LDA और अब जो नए कंट्रोलमेंट लॉज अपडेट हो रहे हैं सिंध में वो भी आबाद की बहुत ज़्यादा मुशावरत के साथ अपडेट किए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में लॉज हैं और अच्छे लॉज हैं, लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक, अगर आज आप SBCA के लॉज को सही तरह इम्प्लीमेंट कर दें तो लॉज उनके बहुत अच्छे हैं, अलबेट के थोड़ी बहुत ऑफिस ऑर्डर्स आपने सही करने, लेकिन SBCA के लॉज बहुत अच्छे हैं। उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर इशू है, वो एक ह्यूमन कैपेसिटी इशू है जिसको गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड बैंक भी आजकल उनके साथ बहुत ज़्यादा इंगेज है, आबादी बहुत ज़्यादा इंगेज है और हम चाह रहे हैं कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो ताकि जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो। बिल्कुल ठीक है। वन विंडो ऑपरेशन की तरफ वो जाते हुए दिख रहे हैं। आई होप सो। वन विंडो ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दी कुछ इलाकों में, होपफुली पूरे वन विंडो ऑपरेशन तो उन्होंने डिस्ट्रक्शन में शुरू किया है ना, कि जो गैर कानूनी तामीरात है बस वो मिनट पे उड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। सर, गैर कानूनी तामीरात जो है ना वो बन नहीं सकती अगर SBCA की मंशा आशीर्वाद ना हो। अच्छा, LDA के फंक्शंस के ऊपर आप क्या कह रहे थे? LDA अभी नया रिफॉर्म्ड इदारा है
अच्छा काम कर रहा है और मेरे ओपिनियन में आगे जाके लाहौर के अंदर आपको बहुत वाइब्रेंट सनत मिलेगी कंस्ट्रक्शन की। वहाँ पे अब आप कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स देखते हैं, मेरे ख्याल में लाहौर में इससे ज़्यादा अच्छी हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, क्योंकि जो एक्सपीरियंस कराची में, बुरा एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं कराची में, वो अब एक्सपीरियंस हम वापस नहीं दोहराएंगे। ट्रांसफॉर्म होकर लाहौर में बेहतर की तरफ जाएगा। और लाहौर में जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनकी क्वालिटी और उनकी आर्किटेक्चर इज़ बेटर than what has been built in Karachi, but not at par with what is being built in Karachi. अच्छा, फिर वापस अवामी सवाल की तरफ आते हैं। जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उसका एक घर एक फर्द को कितने में पड़ेगा, उसकी क्या पॉलिसी अभी तक आई है? जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है उसमें 15 लाख से लेके 60 लाख तक का घर होगा, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द साइज। और हमारे जो ओपिनियन है उसके मुताबिक 15 और 20 लाख के बीच का जो घर होगा वो ऑपरचून साइज़ भी है और ऑपरचून फाइनेंसिंग भी पड़ेगी उसकी, जो 12,000 रुपये 12,500 रुपये की महीने की किस्त आएगी। ठीक है, जो बहुत कम है और जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी के अंदर रहेगा। तो बैंक लोन भी होगा? जी, उसमें बैंक लोन होगा। उसमें जो है ना वो ऑलमोस्ट 15, अगर 20 लाख का घर है तो 15 लाख का बैंक लोन होगा। 3 लाख रुपए तक का जो है ना वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम एक सब्सिडी होगी और 2 लाख रुपए उस बंदे ने अपने जेब से देने। अच्छा तबानी साहब, आपको लगता है कि ये जो घर है 50 लाख ये मिल जाएंगे, सारे बन जाएंगे? देखें, एक स्टार्ट लेना है हमने। 50 लाख बनेंगे या नहीं बनेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है और ये बहुत मुश्किल है। मुमकिन कितना है? आप देखें, आप बिल्डर हैं, आपको पता है कि मैं 1 मंजिल कितने दिन में बनाऊंगा, 2 मंजिल कितने दिन में बनाऊंगा। हमारे साथ वो वाली बात ना कीजिएगा तबानी साहब, सियासी नहीं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार एक चीज़ स्टार्ट हो जाएगी ना तो वो खुद अपनी मोमेंटम बनाएगी। सर फिगर क्या है, आइडिया क्या है आपका? आई हैव नो आइडिया। आइडिया नहीं है इस हवाले से? आइडिया मेरे हिसाब से जो है ना वो अगर एक साल में 50,000 घर स्टार्ट हो जाते हैं इस साल, मुमकिन है? अच्छा, अगर एक फुल जील के साथ हम शुरू हो, कितने मुमकिन है? कब तक? एक साल में? एक साल में पहले साल मेरे ख्याल में 50,000 घर और अगले साल इसी तरह जो है ना वो हम एक्सपोनेंशियली पे ग्रो करेंगे, क्योंकि लोगों को भी समझ आ जाएगी ना किस तरह बनने हैं, क्या बनना है, कैसे बनना है। एक बार फर्मा बन जाएगा फिर तो आपको पता है पाकिस्तान में जो है ना वो एक आदमी ने एक काम करके दिखा दिया तो फिर कॉपी करना शुरू हो। चले, बहुत शुक्रिया नुमान ताबानी साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफिज़।